वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और हमने इसके पहले मिरर के जब कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर किए थे तो वहाँ पे एक्चुअली होता क्या था। मिरर के केस में जब इमेज जब बनती थी ऑब्जेक्ट से, वहाँ पर चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट से चलने वाली कोई भी रे मिरर के उस पार नहीं जा पाती थी। वो मिरर के सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती थी। मतलब ऐसे, उसके मतलब क्यों? क्योंकि उसके पीछे, मिरर के पीछे, यानी ये जो स्फेरिकल जो पार्ट था, इसके पीछे सिल्वरिंग रहती थी। तो ये लाइट रे के लिए ओपेक रहती थी, यानी ये अपारदर्शी होती थी। सिमिलरली कॉनकेव मिरर में भी ऐसा ही होता था। कोई रे मिरर को पार नहीं कर पाती थी, उस तरफ नहीं जा पाती थी। तो यहाँ पर दो चीज़ें कॉमन थी कि जो इमेज बन रही थी वो मेनली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के पालन से हो रही थी। मतलब यहाँ पर मिरर के केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम कर रहा था। ठीक है, अब हम स्फेरिकल शेप के दूसरी चीज़ में आते हैं, जहाँ पर ये जो रे है वो रिफ्लेक्टेड नहीं बल्कि रिफ्रैक्टेड हो रही है। सरफेस अभी भी स्फेरिकल हैं, सरफेस अभी भी स्फेरिकल होंगे, लेकिन जो लाइट रे है वो अब रिफ्लेक्टेड नहीं होगी, वो रिफ्रैक्टेड होगी। यानी इमेज बाय रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रे। उस तरफ का जो मीडियम होगा वो लाइट रे के लिए पारदर्शी होगा, मतलब सिल्वरिंग नहीं होगा। उस तरफ रे अब जाएगी। ठीक है, सिल्वरिंग नहीं रहेगा, रे दूसरे मीडियम के पार जाएगी, यानी इमेज मेड बाय रिफ्रैक्शन। वो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हमने पढ़ रखा है वो रिफ्रैक्टेड हो जाती है, रिफ्रैक्टेड। तो अब हम पढ़ेंगे इमेज मेड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ द रे। और सरफेसेस जैसे ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये स्फेरिकल होते थे, तो सरफेस अभी भी स्फेरिकल हैं, लेकिन अब की बार ट्रांसपेरेंट होंगे, यानी रे उस पार जाएगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेसेस। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी एक ग्लास स्लैब है जिसका आगे का पार्ट स्फेरिकल है, यानी कॉन्वेक्स टाइप का है। देख रहे हो, ये किसी स्फेयर का एक पार्ट होगा, ऐसे इतना पार्ट। और अगर आप चाहो तो ये पूरा स्फेरिकल ग्लास बना सकते हो। ऐसे ये ग्लास है, बिल्कुल स्फेरिकल ग्लास। ऐसे मतलब उसका जो सरफेस है वो कोई एक सरफेस का पार्ट कह लो, या पूरा सरफेस एक स्फेरिकल सरफेस है।
और यहाँ कोई पॉलिशिंग नहीं है उसकी तरफ, तो अगर इस स्फेयर का अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, ये पोल है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। और यहाँ कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे, मान लो इधर एयर है और ये पूरा ग्लास है, ग्लास का गोला टाइप का, तो ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे रिफ्रैक्टेड होगी, मतलब उस पार भी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मिरर की तरह जा नहीं पाती थी, यहाँ पर रे मीडियम में जाएगी, दूसरे मीडियम में जाती है। ऐसा मतलब रे का रिफ्रैक्शन होता है और इस रे से इमेज बनता है। इमेज किसका बनेगा? इस ऑब्जेक्ट का। इमेज में भी रियल और वर्चुअल डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ बोथ साइड, यानी सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, और जिस मीडियम से रे आ रही है, जैसे यहाँ एयर से आ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो दोनों तरफ के मीडियम जो हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा, और रिलेटिव जियोमेट्री, मतलब जियोमेट्री क्या है, इन पर भी डिपेंड करेगा कि वो इमेज रियल बने कि वर्चुअल बने। ठीक है, तो ये था बेसिक फंडा कि कैसे ऑब्जेक्ट से अब इमेज बनेगी बाय लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मिरर के केस में क्या था कि इमेज बनती थी बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन चलेंगे, तो हम डिफरेंट केस की स्टडी करते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इनको मिटा देते हैं और थोड़ी देर के लिए पूरा स्फेयर न लेकर एक स्फेरिकल पार्ट लेते हैं। जैसे कॉन्वेक्स मिरर होता था ना, तो पूरा गोला न लेकर वो स्फेयर का एक पार्ट होता था। तो यहाँ पर ये मान लो एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, जो ओरिजिनल स्फेयर का एक पार्ट है। ठीक है, और मान लो इस टाइप का है, केवल इतना एक पार्ट है स्फेरिकल पार्ट, बाकी आगे स्लैब है, और ये पूरा मीडियम पूरा मान लो एक सॉलिड ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, जो भी हो, मतलब ग्लास मैंने इसलिए कहा कि अगर ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा है, तो यहाँ से चलने वाली रे इस मीडियम में जा सके, मतलब ग्लास मीडियम में जा सके। मान लो इधर अगर एयर है तो चलो चलते हैं आगे, थोड़ा इसको देखते हैं। जिस ओरिजिनल स्फेयर का ये एक पार्ट था, कौन सा? ये वाला, ये केवल पार्ट ए से लगा के बी तक, ये ए पी बी, ये किसी अपने एक ओरिजिनल स्फेयर का पार्ट होगा। तो उस स्फेयर का जो सेंटर होगा सी, उसको बोलते हैं इस स्फेरिकल पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर। जस्ट लाइक हम लोगों ने जो मिरर में देखे थे, बिल्कुल उसी तरह। तो ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फेरिकल पार्ट। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो यहाँ से अगर कहीं भी स्ट्रेट लाइन, कहीं भी कोई भी आप स्ट्रेट लाइन कैसी भी आप इस स्फेरिकल पार्ट पर डालेंगे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी सब, क्योंकि रेडियस सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है स्फेयर के। ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, मिरर में जब आप पढ़ रहे थे तो ये सब आप सीख चुके थे।
देखो अब क्या होता है, हमने इसके आगे एक ऑब्जेक्ट रखा, पहले हम ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर रखते हैं, बहुत दूर, ओ, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से रे डालते हैं, भाई ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से रे चलेंगी। अब ये यहाँ पर मान लो इस पॉइंट पे आके फॉल हुई ये रे, तो अगर आपको इस पर नॉर्मल देखना है तो इसको इससे मिला दो, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फेयर को मिलाने वाली, सरफेस को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर ही होती है, तो ये एक तरह से नॉर्मल का काम करेगी। नॉर्मल से गिरने वाली जो लाइट है यानी इंसिडेंट लाइट, तो ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल से लिए जाते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो है उसकी रे, वहाँ से चलने वाली जो रे है वो आ रही है एयर से ग्लास में, यानी लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में, यानी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो वो नॉर्मल की ओर थोड़ा झुक जाएगी ऐसे। और अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना आर, तो ये आर जो है वो आई से छोटा होगा, ये भी आप जानते हो। फिर ये रे जाके आगे चली जाएगी और ये यहाँ पे एक्सिस को मिलेगी इस पॉइंट पे, करेक्ट। और अगर यहाँ से एक दूसरी रे ऑब्जेक्ट से डालें जो कि बिल्कुल ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन में जाए, तो वो नॉर्मली फॉल हो रही है, तो नॉर्मली ही चली जाएगी। और सिंस ग्लास ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो सीधा चली जाएगी और ये दोनों रे यहाँ पे मिलेंगी आई, तो ये होगा इमेज। ये है इमेज मेड बाय दिस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस, image made by this spherical refractive surface of this object O। समझ में आया? यहाँ पे बनेगी इमेज। तो यहाँ से पता चला कि इमेज बनने के लिए ज़रूरी है कि जो रे जा रही है यानी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जो कि स्फेरिकल, जिसका फ्रंट स्फेरिकल है, अगर वो दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो एक्सिस पर मिले, क्योंकि ये रे आए तो इसका कहीं कट हो, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। यहाँ पे देखो दोनों ने ये ऐसे आई, ये ऐसे गई, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये बनता है रियल इमेज। ये कंडीशन इमेज तो बनाएगी लेकिन रियल इमेज बनाएगी। इमेज बनने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन रियल इमेज बनने के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि जो इमेज बन रही है वो रियल रेज से बने। रिफ्रैक्टिव रे एक्सिस को इंटरसेक्ट करे तो बनेगी रियल इमेज। ऐसे इमेज बनती है। जहां पर आप क्या करेंगे, अभी हम रियल इमेज बनाएं, सिर्फ रियल इमेज। ऐसे ही हम और केस स्टडी करेंगे तो बताएंगे कैसे वर्चुअल इमेज भी बनेगा, ठीक है। अभी फिलहाल आगे देखते हैं। तो इस पॉइंट P से, यानी इस स्फेरिकल जो सरफेस है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस, इसके पॉइंट P से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u लेते हैं और इसी पॉइंट P से जहां पर इमेज बना, चाहे वो रियल बने चाहे वर्चुअल बने, अभी तो हमने रियल देखा कि रियल इमेज बनी है क्योंकि ये रियल रेज गई हैं अंदर, वहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। और पोल से जहाँ पर इमेज बनती है उसकी डिस्टेंस को v लिखेंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से p की डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही ओरिजिनल जो स्फेयर था जिससे काट कर इस सरफेस को बनाया गया है उसकी रेडियस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये तीन चीज़ें
डिफाइन की जाती हैं U, V और R। सिंपल। तो यहां हमने देखा कि कैसे रियल इमेज बनी। अब क्या करते हैं, ये तो बात समझ में आ गई ना कि U, V, R, ये समझ में आ गई। थोड़ा अब और आगे देखते हैं, ये चीज समझ में आ गई ना। थोड़ा और आगे देखते हैं, या कह लो हम एक ऐसा ही एक दूसरा सरफेस बना लेते हैं, सेम ऊपर वाले की तरह ही है, ठीक है सब कुछ। हम उसको मिटाने के बजाय सोच रहे हैं पास में दूसरा बना लें। हम थोड़ा ओ को और पास में ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं ऑब्जेक्ट को, काफ़ी रिफ्रैक्टिव सरफेस के काफ़ी पास ले आते हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से इस पर रे डालते हैं, ओके, ये यहाँ पर टच करता है। क्या करते हैं कि जहाँ पर ये गिरती है रे, ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे जहाँ पर गिरती है उसको सेंटर से स्ट्रेट मिलाते हैं, तो ये लाइन एक नॉर्मल की तरह काम करेगी। ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये थोड़ा मुड़ेगा ऐसे। आर। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि ये जो रे है, अब ये आर, ये ग्लास है, ये एयर है, हो सकता है ये आर थोड़ा जो भी हो, मतलब मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि सिंस आर तो कम होना ही चाहिए आई से, क्योंकि जो रे है वो एयर से ग्लास में जा रही है। तो अभी भी देखते हैं कि ये रे रिफ्रैक्शन के बाद पॉइंट आई पर ये मिलती है, और यहाँ से चलने वाली रे जो जाएगी वो नॉर्मल जाएगी, क्योंकि जो ये जो लाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेट लाइन है, ये नॉर्मल ही है। और नॉर्मल फॉल जो रेज होती हैं, जो नॉर्मल गिरती हैं रिफ्रैक्टिव सरफेस पर, वो नॉर्मल ही चली जाती हैं। तो ये ऐसे जाकर यहाँ दोनों लाइन कट करेंगी यहाँ पे, और यहाँ फिर हम देखते हैं कि क्या बना, एक रियल इमेज बना। रियल इमेज समझ गए ना, रियल इमेज रियल रेज से बनती हैं, और रियल इमेज बनने के लिए ज़रूरी है कि रिफ्रैक्टिव सरफेस जो होते हैं, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस, वहाँ पर ज़रूरी है कि जो चलने वाली जो रे है वो जाकर एक्सिस पर मिले, ताकि ये जो रे जो जा रही है एक्सिस के अलॉन्ग दोनों एक दूसरे को कट करें या इंटरसेक्ट करें। तो यहाँ भी रियल इमेज बना, और यहाँ के लिए V ये है, U ये है, और R पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस ये है। तो दोनों केस में रियल इमेज बने, और आप समझ रहे हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाना है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पर, यहाँ पे μ1, अगर ये म्यू एयर है इस तरफ, अगर इधर एयर है तो म्यू एयर साइन आई इक्वल टू म्यू ग्लास और साइन आर, ये साइन आर। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये आई एंगल अगर पता है तो आर एंगल कितना बनेगा, उससे आप इमेज की रे खींच सकते हैं, और ये कहाँ पर गिरेगी आई, वो आप पता लगा सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा। फिर इमेज से पी की डिस्टेंस वी मीजर कर सकते हैं, आर पता है तो यू भी मीजर कर सकते हैं ऐसे। या तो एक फार्मूला होता है जो हम आगे बताएंगे कि ऐसे सरफेस यानी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेसेस हैं, तो वहाँ पर एक फार्मूला रहेगा, उसमें भी आप वैल्यू रख के इनकी यू आर की वैल्यू रख के वी निकाल सकते हैं कि इमेज कहाँ पर बनेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये तो हुआ रियल इमेज कैसे बनी, आप समझ गए। एक केस और देखते हैं।
ये देखिए ये ग्लास है पूरा, एक सॉलिड ग्लास टाइप का है और ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस स्फेरिकल सरफेस का C, ठीक है। ये पोल है, ओके। ये पूरा सॉलिड ग्लास टाइप का है, ग्लास स्लैब, और इधर है एयर। देखो अब की बार हम ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर देखते हैं कि ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये अब की बार ऑब्जेक्ट जो है वो इसी कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के अंदर है। ये देखो ऑब्जेक्ट हमारा इधर है और हमने इस सरफेस पर यहाँ से एक रे डाली, ऐसे मान लो इस पॉइंट पर गिरी। ये रे यहाँ से जो जा रही है वो इसके बाद जाएगी एयर में, ठीक है। अभी ग्लास में थी, अब जा रही है एयर में। इस पॉइंट को पहले मिला दो C से, तो ये C जब पॉइंट यहाँ पर C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन यहाँ पर गिरेगी वो एज ए नॉर्मल काम करेगी। नॉर्मल काम करेगी तो ये जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे का नॉर्मल से वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट I। अब देखो अब ये जो रे है अब ये ग्लास से जा रही है आगे एयर में, यानी फ्रॉम हाई डेंस मीडियम टू लो डेंस मीडियम, यानी हाई रिफ्रैक्टिव मीडियम से लो रिफ्रैक्टिव मीडियम, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम। डेंसर और रेयर का वही मतलब है। तो वो नॉर्मल से थोड़ा दूर और भाग जाएगी, कुछ ज़्यादा ही भगा दिया मैंने, चलो अच्छा ठीक है, जाएगी लेकिन दूर। तो मान लो ये ऐसे गई तो नॉर्मल से इसका एंगल बना R, और अब की बार R शुड बी ग्रेटर देन I, R शुड बी ग्रेटर देन I, वाई? बिकॉज रे आर गोइंग फ्रॉम रे, अभी तो हमने एक ही रे दिखाई है, तो रे इज गोइंग फ्रॉम हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम यानी ग्लास टू एयर, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम। तो ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हो जाएगी रे, और यहाँ से जो रे एक्सिस के अलॉन्ग चलेगी वो तो ऐसे निकल जाएगी नॉर्मली, क्योंकि वो नॉर्मल फॉल हो रहे तो निकल जाएंगी। तो इसका मतलब है कि ये रे और ये रिफ्रैक्टिव रे वो तो असली रे तो उधर जा रही है ऊपर की ओर, यहाँ से चली ऑब्जेक्ट से यहाँ पे गिरी फिर ऐसे निकल गई, दोनों निकल गई, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं कर रही, ये ऐसे चली गई वो ऐसे चली गई। इसका मतलब है कि रियल में दोनों रेज इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं, ये रे कभी भी एक्सिस पर नहीं मिलेगी। तो अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्व करे तो उसको लगेगा कि ये रे यहाँ से आ रही है, उसको लगेगा ऐसा कि ये रे जो गई है वो एक्चुअली इधर कहीं से आ रही है, और ये रे इस रे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे, ऐसा लगेगा, है नहीं। तो ये दोनों ऐसा लगेगा कि ये रे यानी सेंटर रे और ये जो यहाँ पर जो कोई रे ड्रॉप हुई वो यहाँ पर आ रही, इंटरसेक्ट हो रही। तो ये एक वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज क्या बनेगा? ये एक वर्चुअल इमेज बनेगा। समझ में आया? जैसे यहां पर ये सेंटर रे और ऑब्जेक्ट से जाने वाली कोई अदर रे दोनों एक्सिस पर मिलती थी, यानी रियल में इंटरसेक्ट करती थी, तो रियल इमेज बनता था। यहां पर ऑब्जेक्ट से जाने वाली रे निकल गई, चली गई वो रियल में, और ये सेंटर रे इधर चली गई, तो यानी दोनों कभी इंटरसेक्ट रियल में नहीं करेंगी, तो रियल इमेज नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन अगर इधर से कोई ऑब्जर्व करे तो उसको लगेगा कि ये रे यहाँ कहीं से आ रही है, और फिर ये रे सेंटर रे को यहाँ पर कट करती है, तो यानी यहाँ इमेज बनेगा, लेकिन वो वर्चुअल होगा, रियल इमेज नहीं होगा। यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर हमको यूवी और ये सब कैलकुलेट करने हो या दिखाने हो, तो ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस u, इमेज से पोल की डिस्टेंस v,
और सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसे दिखाएंगे। यहां पर वर्चुअल इमेज बना। यहां से हमको एक और थोड़ा सा एक नॉलेज मिला कि देखो रियल इमेज बना था तो सरफेस के एक तरफ ऑब्जेक्ट था और दूसरी ओर इमेज था। सरफेस के एक तरफ ऑब्जेक्ट था और इमेज जो बना वो दूसरी ओर बना। लेकिन जब वर्चुअल इमेज बना तो सरफेस के जिस तरफ ऑब्जेक्ट था, यानी सरफेस ये है स्फेरिकल सरफेस, तो इसके इसी ओर ऑब्जेक्ट था और वर्चुअल इमेज भी सरफेस के इसी ओर बना है, इधर नहीं बना है। सरफेस के ये पीप जो है ना पॉइंट, इसके इधर नहीं बना है कुछ भी। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइड में बने हैं अगर वर्चुअल इमेज बनता है तो। रिफ्रैक्टिव स्फेरिकल सरफेस है और उसमें ऑब्जेक्ट और इमेज अगर स्फेरिकल सरफेस के एक ही साइड बन रहे हैं तो समझ लो इमेज हमारा वर्चुअल बन रहा है, जैसा कि इस केस में। थोड़ा साइन कन्वेंशन भी देख लेते हैं। पहले यहीं से शुरुआत कर देते हैं, फिर इधर इधर बताते हैं। देखो ये स्फेरिकल सरफेस है, इधर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से रे, देखो ये अगर आप सेंटर रे देखो, सेंटर रे ऑब्जेक्ट से चलने वाली ये रे, तो वो इधर से इधर आ रही है, यानी इधर से इधर आ रही है रे। तो सरफेस के इस ओर सारी चीज़ें, सारी डिस्टेंस जो लेंगे हम इस ओर पॉजिटिव लेंगे, यानी पॉइंट P के इस ओर सारी डिस्टेंस पॉजिटिव रहेंगी और पॉइंट P के इस ओर की सारी डिस्टेंस निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर U हो चाहे R हो चाहे V हो, U हो चाहे V हो चाहे R हो, ये सब डिस्टेंस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी, जैसे 100 mm 50 mm, तो उनको निगेटिव साइन के साथ लेंगे। बिल्कुल वही रूल फॉलो करेंगे साइन कन्वेंशन का। यहाँ भी देखो, अब हम यहाँ पे आते हैं। जैसे अभी हम फार्मूला नहीं बताए हैं आपको, अभी जस्ट हम आपको समझा रहे हैं बेसिक्स। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट यहाँ है स्फेरिकल सरफेस के इस ओर, तो यहाँ से अगर कोई रे जाती है तो उसकी डायरेक्शन ऐसे है, यानी सरफेस के इस ओर सारी चीज़ें पॉजिटिव लेंगे, सारी डिस्टेंस, और इस ओर सारी डिस्टेंस निगेटिव लेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस वाले केस में u की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी u, वो आएगी निगेटिव, v की आएगी पॉजिटिव क्योंकि v पोल के उस साइड में है, और r की भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। सेम यहाँ पर भी u, देखो ऑब्जेक्ट इधर है तो रे ऐसे जा रही है, तो u हमारा आएगा निगेटिव, v आएगा हमारा पॉजिटिव, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे, और r भी हमारा पॉजिटिव आएगा। तो हमेशा याद रखते हैं कि ऑब्जेक्ट से रे की डायरेक्शन देखते हैं, जिस ओर डायरेक्शन है तो पोल के उस साइड में सब पॉजिटिव रहेगी डिस्टेंसेस और इधर निगेटिव रहेगी। एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और एक्सिस के नीचे निगेटिव, ये भी आप जानते हो। तो ये हमने आपको बताया कि स्फेरिकल सरफेस पर कैसे इमेज बनती हैं और वो रियल और वर्चुअल कब होती हैं। वर्चुअल होने के लिए तब होती हैं जब सेंटर रे को ऑब्जेक्ट से जाने वाली और कोई रे रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर पाती, यानी दोनों दूर दूर हो जाती हैं, तो वहाँ वर्चुअल इमेज बनता है। और वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट की साइड में ही बनता है, ये भी हमको एक ज्ञान मिला। यहाँ से हमको ये पता चला कि अगर रियल इमेज बनती है तो रियल इमेज हमेशा सेंटर रे और ऑब्जेक्ट से जाने वाली और कोई रे दोनों अगर रियल में कट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं तो रियल इमेज बनता है। और रियल इमेज ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड में बनता है, यानी अगर ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसके इस ओर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज दूसरी ओर बनेगी। ठीक है, चलो अगले एपिसोड में हम कुछ और केस देखते हैं, फिर हम
लोग फार्मूला बताएंगे, देखेंगे। सॉरी, चलो चलते हैं, ठीक है।